नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है जनाबे वाला ताजिर दोस्त स्कीम, जिसके मुतल्लिक काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। मंजरा आम के ऊपर अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम के ऊपर काफ़ी डिस्कशन जो है वो इस रेफरेंस में चल रही है। ताजिर बरादरी जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा करने और मुल्क के अंदर महसूलात में इजाफा करने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। ताहम मामलात कुछ इस तरह के हैं कि इसके अंदर मज़ीद जो है वो इंटरेस्ट होना लोगों का ज़रूरी है और बिलखुसूस छोटे ताजिर इसकी जानिब राग़िब हों। इसके लिए हुकूमत ने बड़ा अहम और अच्छा फ़ैसला किया कि जनाब नईम मीर साहब जो कि एक ताजिर रहनुमा भी हैं, उनको कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया ताजिर दोस्त स्कीम का FBR की जानिब से। तो आज खुसूसी तौर पर उनको प्रोग्राम में शामिल, लेकिन यह है कि इस अहम नुक्ते के ऊपर मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी तवक्कुआत उम्मीदें ज़रूर हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम जो है कामयाब हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो रेवेन्यू टारगेट है वो मीट नहीं हो रहा। और माजी के अंदर हम देखते रहे कि हुकूमतें जो हैं वो इन द गार्ब ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स और सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स के वो ये बातें करते रहे कि हम लोगों के टेलीफोन बंद कर देंगे, उनको सड़क पे ले आएंगे, उनको फलां कर देंगे, उनकी ये करने की सलाहियत बंद कर देंगे। अब पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर पाबंदी, मेरे ख्याल किसी फितरी अमल के ऊपर पाबंदी लगाने के अलावा इन्होंने हर किस्म की धमकी दे दी। लेकिन हुआ क्या कि उसका रिज़ल्ट नहीं निकला। लेकिन अच्छा फ़ैसला ये हुआ कि नए चेयरमैन FBR जब से तैनात हुए, उन्होंने इस तरह की पॉलिसियाँ अपनाने के बजाय जिससे सियासी नुकसान हो मौजूदा नून लीग की हुकूमत को और अहदाफ भी मुकम्मल ना हो, उसके बजाय उन्होंने कंक्रीट मेजर्स लेने के बारे में सोचा। और कंक्रीट मेजर्स ये थे कि बड़े बिजनेसेस बड़े पैमाने के ऊपर टैक्स की 2 नंबरी कर रहे थे, टैक्स मार रहे थे, कौम का टैक्स खा रहे थे और गरीब लोगों के ऊपर बोझ डालने के लिए नए नए ड्रामे ईजाद कर रहे थे। तो वो जो है मामलात उनके पकड़ में आ गए। ऐसे बड़े टैक्स चोर जो हैं वो पकड़ में आ चुके हैं कि जिन्होंने गुमराह करने के लिए नेशनल डायरेक्शन जो है वो FBR की कुव्वतें और सलाहियतें गलत डायरेक्शन में लगा दी थी। अब एक ज़्यादा मुफस्सिल प्रोग्राम है, एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। मेरे ख्याल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास आज मवाद कम है। तो मैं चाहूँगा कि नईम मीर साहब से ही बात हो इस बारे में, क्योंकि उनको हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बड़ी खुशाइन चीज़ ये हुई कि जनाब नईम मीर साहब जो कि ख़ुद एक ताजिर रहनुमा हैं, उन्हीं को इसका कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है ताजिर दोस्त स्कीम का। आज प्रोग्राम में हमारे साथ स्काइप के ज़रिए शामिल होंगे। वेलकम करता हूँ आपको नईम मीर साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। नईम मीर साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि ताजिर बिरादरी जो है और छोटे ताजिर ख़ास तौर पे, क्योंकि आपके साथ तो बेबाकी से बात हो सकती है, यू आर पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी। तो अब एम ये है कि वो इतने ज़्यादा इसकी जानिब राग़िब नहीं हुए, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है और आपकी भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस जानिब आएँ। इसके मुतालिक मैं चाहूँगा आप हमें बताएं भी, और आपके जहन में जो प्लान है वो आप हमें ज़रूर बताएं और नाजरीन को भी इसके बारे में आगाही दें। जी देखिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात की, तो मैं इस पर थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं जी कि FBR और जो इदारा जो हमारा है ना, अदादो शुमार का इदारा, जी जी उसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि उन्होंने तो अदादो शुमार में तादाद पूरी करनी है। FBR को तादाद से कोई गर्ज नहीं है जी। FBR को टैक्सों की मिकदार से गर्ज है जी। FBR ने अपने टारगेट्स जो पूरे करने हैं वो 13,000 अरब रुपए का अगर टारगेट है तो वो 100 रुपया महीना दुकानों से इकट्ठा करके पूरा नहीं हो सकता। ये टैक्स जो होते हैं ना जी, ये टैक्स वहां से इकट्ठा होते हैं जहां पर एक तो टैक्स लागू हो, जहां पर अवेड हो रहे हो, जहां पर टैक्सों की चोरी हो रही हो। और ये वो लोग होते हैं जो मालदार लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो पैसा बना रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं, यानी जिनकी कमाई हो, तो जिनकी कमाई होगी उनको टैक्स किया जाएगा, ना कि उन लोगों को टैक्स करना शुरू कर दिया जाए। और भले आप ये कहें जी कि बहुत थोड़ा टैक्स है, जो कि वो अपना शायद बिजली के बिलों पर या किसी और तरीके से कुछ ना कुछ अदा भी कर रहे हो एडवांस टैक्स, तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी और ये बड़ी एक विजन की बात थी और ये एक अप्रोच की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चेयरमैन FBR हैं राशिद लंगड़ियाल, उनकी अप्रोच जो है वो बहुत दुरुस्त है। मैं भी इससे एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है इस वक्त।
हाँ, और जो डायरेक्शन वो इख्तियार इस वक्त किए हुए हैं, अगर इसमें तसलसल रहा तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो इन्हीं के दौर में 14% तक जाएगा। बिकॉज देखें कि हमारा सेल्स टैक्स अवेड होता है, हमारे इनपुट जो क्लेम्स होते हैं वो गलत होते हैं, फेक इनवाइसेस होती हैं, फ्लाई इनवाइसेस होती हैं, हमारी इंपोर्ट पर हमारे टैक्सेस जो हैं वो चोरी हो जाते हैं, वहाँ मिस डिक्लेरेशन होती है। आप ये देख लें कि हमारे जो लोग टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं वो अपनी सेल्स को छुपाते हैं, तो वहाँ पर टर्नओवर टैक्स अवेड हो जाता है। तो असल में देखना ये है कि वो लोग जो टैक्स नेट में ऑलरेडी मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन वो कमाई कर रहे हैं और टैक्स को दे नहीं रहे और टैक्स को छुपा रहे हैं, तो उन तक पहुंचा जाए। और उन तक पहुंचने का जो आसान तरीन तरीका है, जो जदीद दुनिया अपना रही है, वो एआई की सपोर्ट है, वो डेटे को एनालिसिस किया जाता है और उन्हीं के से सवालात निकाले जाते हैं और वहीं से अवेयन जो है वो सामने आती है और वहीं से हुकूमत और रियासत जो है वो अपना टैक्स और अपना हिस्सा वसूल कर लेती है। ना कि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले और दुकान दुकान से जो है वो मंथलियां इकट्ठा करने से पूरी दुनिया में ये काम नहीं होता, ना जदीद दुनिया में ऐसा कोई तरीका है। यही वजह है कि ताजे दोस्त स्कीम का जो काम है उसमें अभी कुछ तातुल आया है और हम इस पर नजरसानी कर रहे हैं, इसके तरीकेकार को तब्दील कर रहे हैं और अपने जो SRO है उसमें तरमीम ला रहे हैं और इसमें आसान टैक्स रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं ताकि छोटा ताजिर जो इंटीग्रेट हो जाए, रजिस्टर्ड हो, तो वो आसान तरीके से अपना टैक्स रिटर्न भी जमा करा सके। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप तो हमारी तरफ है ना, तो आप हमारे बंदे होकर जाहिर बात है FBR में आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, आम आदमी की नुमाइंदगी करेंगे, आम ताजिर की नुमाइंदगी करेंगे। मेरा शहर जो है छोटा शहर है लेकिन लोग बड़े अमीर हैं वहाँ पर, सरगोदा शहर एक बात आ रहा हूँ। अब सरगोदा शहर के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर ये स्कीम शुरू में तो इतनी ताजिर दोस्त नहीं थी, बाद में बन गई। तो वो गए दुकान ज़रा दुकान वाले परेशान हुए तो उन्होंने जाकर अपने मुकामी MNA को कहा कि जी पैगाम दे दें, अगली दफ़ा हम नून लीग को वोट नहीं डालेंगे। उस दिन के बाद से कभी कोई FBR वाला सरगोदा में दिखा ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा जी वज़ीर आला को भी ये पैगाम भिजा दें, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को सीट दी थी सरगोदा से, आप पता होगा लाहौर से जीते थे लेकिन सीट सरगोदा की जिस पर CM बने थे। तो उन्होंने कहा आइंदा कभी बनेंगे नहीं, तो फिर वो कभी आए नहीं। अब इसमें पॉलिटिकल कंपल्शन भी है, थोड़ा सा ये भी जहन में रखना पड़ेगा। और आपको मैं सच बताऊं, कराची के जो हमारे ताजिर हैं उनकी शिकायत ये है कि सारा टैक्स आप कराची से ले रहे हैं, पंजाब के दीगर शहरों से नहीं ले रहे, बशमूल मेरे शहर से। तो उनके भी ज़रा वो क्या कहते हैं मिसगिविंग्स को क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान के ताजिर रहनुमा और FBR की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। जी, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो ज़रूर हैं। ज़ाहिर है जब एक वोट और सपोर्ट बैंक मुस्लिम लीग नून का कंसिडर किया जाता है, बिजनेस कम्युनिटी या ताजिर तबका, तो उन पर जो है जब इस तरह का टैक्स लगाया जाएगा जो कि ताजिर तंजीमों और ताजिर बरादरी के लिए भी बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है और जिसमें हम खुद कह रहे हैं कि उसके अंदर फ्लॉज मौजूद है उस सिस्टम के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो शिकायत थी ताजिरों की वो काफी हद तक इस हवाले से जायज थी और उसको एड्रेस भी कर लिया गया है। अगरचा जिन ताजिरों ने हड़ताल की, जो इसको हड़तालों को और एहतजाजों को लीड कर रहे थे, उन्होंने तो एक धेले का काम नहीं किया, उनको मुज़ाकरात की मेज भी मिली और हुकूमत से बातचीत करने का सुनहरी मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने इस मौके से फायदा नहीं उठाया। बिकॉज उनकी जो स्ट्रिंग्स थी, जो उनकी जो डोरियां थी, वो उनकी सियासी जमातें हिला रही थी। उन्होंने तो इस हुकूमत को गिराने का प्रोग्राम बनाया था, ना कि ताजिरों को मसाइल से निकालने का प्रोग्राम था। तो वो तो किसी और ही एजेंडे पर काम कर रहे थे, लेकिन हमने बैठकर FBR के अंदर FBR को कायल किया। FBR इस वक्त कन्विंस्ड है, फुल्ली तौर पर कन्विंस्ड है कि जो टैक्स है उसको इकट्ठा करने का जदीद तरीका जो है वो इख्तियार किया जाएगा, ना किसी पुराने और रवायती हथकंडे को इस्तेमाल किया जाएगा जिससे टैक्स तो इकट्ठा होता नहीं, सिर्फ बदनामी जो है वो मिलती है और उसके अलावा करप्शन जो है उसकी शिकायत जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे सच से बताइएगा, अभी आपने आगाज में भी एक बात कही कि आई डोंट थिंक यू विल ऑल्सो अग्री, आप एक, मुझे पता है आप एक एक्टिव ताजिर इस लिहाज से भी हैं कि आप ऑन ग्राउंड वर्क भी करते हैं, ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये एक शोशा ही है कि छोटे ताजिर बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर सारा जोर लगा भी दिया गया ना तो ज़्यादा कलेक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बहुत गलत किस्म के एस्टिमेट्स
लोग पेश कर रहे हैं कि जी रिटेल इतना ज़्यादा कमाता है और इतना ज़्यादा टैक्स आ सकता है। मेरे ख्याल से ये जितना भी खोद लेंगे पहाड़, अंदर से टैक्स इनको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इतने बड़े पैमाने पे चोरी नहीं हो रही। ये मेरी राय है, हो सकता है गलत हो। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, बात ये है कि जिसको ये होलसेल और रिटेल सेक्टर कहते हैं, उस होलसेल और रिटेल सेक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो 19-20% है, लेकिन टैक्सेस के अंदर, रेवेन्यू के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन लेस देन 5% है। तो बात यह है कि ये तो इस हवाले से जब हम अदादो-शुमार को देखते हैं तो बात तो समझ आती है कि ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है। मैं कहता हूँ कि जी कतई नजर इस बात से कि कौन कितना कमाता है नहीं कमाता, लेकिन जो कमाता है उसको टैक्स किया जाना चाहिए, और इसके लिए जरूरत है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा खजाना जो है, जो एक वक्त एफबीआर के पास मौजूद भी है, उसको बरूए कार लाया जाए और आप जो है वो ऑपरेशन करें जो कि पूरी तरह टारगेटेड हो और आप सही जगह पर जाकर हिट करें, ना कि आप लोगों को तंग करना शुरू कर दें। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसका जो पोटेंशियल है, इसके बारे में जो मुतजाद राय है वो भी मद्देनजर रखनी चाहिए, और ये भी मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन एक जनरल ओपिनियन ये क्रिएट कर देते हैं हर कुछ साल के बाद कि अब जी ये चोर है। पहले आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर को चोर कहा जा रहा था, फिर वो काबू नहीं आए तो फिर रिटेलर चोर हो गए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चोर चोर का गेम खत्म हो जाए, और जो बात आपने की है आई थिंक दैट्स वेरी इंटेलिजेंट कि एआई का यूज़ करके, डेटा का यूज़ करके ये काम किया जा सकता है। लेकिन नए चेयरमैन एफबीआर की मुझे अप्रोच बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर पेनीज ही इज़ गोइंग आफ्टर पाउंड्स। वो ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जहाँ जहाँ टैक्स चोरी हो रही है उसको पहले नेट में लाया जाए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा एप्रोप्रिएट। मैं आपको छोटी सी अभी मिसाल देता हूँ कि अभी लाहौर में इन्होंने एक गैंग को पकड़ा है, चंद लोगों पर, चंद वो ताजर ही कहलाते हैं, आप उनको क्या कहें कि ये सारे चोर उचक्के जो हैं इन्होंने ताजरों का रूप धार लिया है। उन्होंने बहुत सारे अहम नुकात के ऊपर गुफ्तगू की। अब मैं नईम मीर साहब आपको इसकी जानिब लाना चाहूँगा कि इसके खदो खाल भी ज़रा बताइएगा, ताकि जो हमारे नाजरीन पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं और उनके दिल में अगर कोई तज़ात हैं तो वो दूर हो जाएं। ये ताजिर दोस्त स्कीम क्या क्या एंटेल करती है, आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बताइए। जो हमारा रिटेलर है या हमारे छोटे ताजर हैं, अगर वो एफबीआर के सिस्टम के साथ किसी भी खर्चे को अदा किए, इसे कंप्लायंस कॉस्ट कहते हैं ना, अगर उसको अदा किए बगैर एफबीआर के सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो ये तो एक बेहतरीन स्कीम है कि आप मोबाइल ऐप के जरिए अपने बड़े थोड़े से पर्टिकुलर्स दें और आप रजिस्टर्ड हो जाएं। अब जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको एक आसान आने का फॉर्म भी मिल जाएगा जो उर्दू में होगा। आपको किसी वकील या किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, तो आप अपना वो रिटर्न फॉर्म जमा करवाइए और आप फाइलर बन जाइए। जब आप फाइलर बन जाएंगे तो फिर आपको वो तमाम चीज़ें दस्तयाब होंगी या तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी जो एक नॉर्मल फाइलर को होती हैं। और नॉन फाइलर का स्टेटस अब तो वैसे ही ख़त्म होने वाला है। अगर आप ये नॉन फाइलर रहेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप तो अपने सोर्स से माल की खरीदारी भी नहीं अपने नाम पे कर सकते। गाड़ी लेना या प्रॉपर्टी खरीदना या बैंक अकाउंट खोलना या उसको चलाना, ये तो दूर की बात है, या बैरून मुल्क सफर करना दूर की बात है। आप अपने सोर्स से यानी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर, उससे आप जब माल की खरीदारी करेंगे और अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो वो तो आपको फाइलर के स्टेटस में माल दे सकता है, नॉन फाइलर के स्टेटस में माल भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि इस हवाले से वजीर खजाना भी कह चुके हैं और चेयरमैन एफबीआर भी कह चुके हैं कि हम इस पर कानून साजी करने जा रहे हैं। तो ये वो बड़ी अमली मुश्किलात हैं जो किसी भी छोटे ताजर को दरपेश होंगी, जिसका इदराक ये हड़ताली और एहतजाजी ताजरों ने नहीं किया। इन्होंने मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर कोई मुस्बत काम नहीं किया, और ये सारे मसाइल अब हमें एड्रेस करना पड़ रहे हैं एफबीआर के साथ, और इन चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो जिसके बारे में वजाहत चाहूँगा वो ये है कि जैसे मिसाल ले लेते हैं लाहौर शहर की। लाहौर शहर में रिटेल एज इन प्योर रिटेल कॉम्बिनेशन में नहीं चलती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिटेलर्स भी हैं, लेकिन उनकी ज़्यादातर इनकम जो है वो उनकी सर्विसेज से आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे नीला गुंबद हो या और जगह हो, बहुत सारी ऐसी टायर शॉप्स हैं जिनकी इनकम जो है सिर्फ उनके इन्वेंट्री से नहीं आती बल्कि उनकी सर्विसेज से भी आती हैं।
तो अब वो भी क्या इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं? पता नहीं कितनी ऐसी दुकानें हैं जो कि काम करती हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, लेकिन उनके पास इन्वेंट्री भी होती है, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा सर्विसेज से आता है, तो वो किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? देखें, ये भी एक ग्रे एरिया है हमारे बिजनेस के अंदर कि वो लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या वो माल की खरीदारी भी करते हैं और सर्विसेज देते हैं, या वो प्योर सर्विसेज दे रहे होते हैं। मसलन जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, डायरेक्ट माल पार्टी को ए पार्टी से लिया और बी को सप्लाई कर दिया और अपना मुनाफा बीच में शो किया और उसको टैक्स करवा लिया, या माल खरीद के अपने पास अमानतन रख लिया और उसकी जो है वो तिजारत कर ली। तो वो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट इसमें मैं ये कहूँगा कि जो सर्विसेज देने वाले हमारे ताजरान हैं, चाहे उसमें क्वालिटी की सर्विसेज देने वाले हों, चाहे उसमें कोई और मालों की सप्लाईज करने वाले हों, ये सारे के सारे लोग जो हैं, हमने ये सजेशन दी है कि उनको भी ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए। अभी इनिशियली जो पहले स्कीम आई है उसके अंदर इन लोगों को इसमें एक्सक्लूड किया गया था। इसमें ब्यूटी पार्लर्स भी हैं, इसमें गाड़ियों के शोरूम्स पर चलाने वाले कमीशन एजेंट हैं, इसमें हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो भी इसी में एजेंट्स हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं, इसी में जो मोटर मैकेनिक्स हैं वो भी आ जाते हैं इसमें, और बहुत से इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये वो और इस तरह की सर्विसेज देने वाले। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो इसमें से निकाल दिया गया था। तो हमने तो तजवीज़ यही दी है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन टैक्स तब किया जाए जब हमारे पास बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन हो उसकी टैक्स एवेजन की, वरना उसको नॉर्मल तरीके से जैसे आम टैक्स रिटर्न जमा कराई जाती है उसको टैक्स रिटर्न जमा कराने दे, और कहीं कहीं उसकी बेज़ाब्तगी या उसका कोई झूठ अगर सामने आ जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसीलिए एफबीआर ने जो है वो हजारों की तादाद में ऑडिटर्स जो हैं उनको अपने साथ मुंसलिक करने का फैसला किया है, और अपने ऑडिट के निज़ाम को, अपनी इन्फोर्समेंट के निज़ाम को, और इसी तरह जो है वो अपने इंटेलिजेंस के निज़ाम को वो मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। बिकॉज जब तक एफबीआर के अंदर खुद इस्लाहात नहीं हो पाएंगी और जब तक एफबीआर के अंदर खुद डिजिटलाइजेशन नहीं होएगी, तो इसके बगैर जो है ये मामलात हल नहीं होंगे, ये चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ इबाहम का शिकार रहेंगी। अच्छा, आपसे मंसूब और एक बयान आया कि इनिशियली आप लोग ताजिर दोस्त स्कीम के या रिटेलर्स को इस ब्रैकेट में लाने के लिए फर्स्ट काम ये नहीं करेंगे कि आप छोटे रिटेलर्स के पीछे जाएंगे या छोटे ताजरों के पीछे जाएंगे, बल्कि आपने ये सिलेक्ट किया कि जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं उनको पहले इस ब्रैकेट में लेकर आएंगे, उनकी छानबीन करेंगे, और दूसरा ये कि बड़ी प्रीमियम मंडियां जो हैं या प्रीमियम मार्केट्स जो हैं उनको पहले एड्रेस करेंगे। क्या ये करेक्ट है या आपसे मंसूब एक बयान मैंने पढ़ा था? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अपना छोटे छोटे गली मोहल्लों के ताजर हैं उनको एफबीआर के सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड तो किया जा सकता है, लेकिन बल्कि होना चाहिए उनको रजिस्टर्ड, क्योंकि जो भी कोई कारोबार करे, चाहे वो उसकी आमदन बहुत ही कम है, लेकिन उसको जो अपना रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके साथ रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ये तो हो गया एक मरहला। बाकी आगे आ गया तो कौन कितना टैक्स दे रहा है, नहीं दे रहा, और किसकी कैसे तहकीकात होनी है, और किसको किस तरीके के साथ जो है उसकी जो गलतियां कोताहियां या उसने जो डॉज दिए हैं रेवेन्यू अथॉरिटी को, उनको कैसे अनहद करना है, तो उस पर जो फोकस किया जाए उन बड़े लोगों पर किया जाए, ना कि इन लोगों को तंग किया जाए। ये है उसका बुनियादी तसव्वुर जो मैं देना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से। और साथ ही साथ जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, जो होलसेल मंडियां हैं, जहाँ बल्क में कारोबार होता है, वहाँ वो लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्टर्ड भी किया जाए और उन्हें टैक्स किया जाए, ना कि जो है वो छोटे छोटे ताजरों के पीछे भाग के अपनी एनर्जीज को वेस्ट किया जाए। अच्छा, लेकिन ये नुक्ता जो आपने पेश किया ये अहम तो बहुत है, लेकिन वही आपने बताया कि इसके साथ इसके बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स हैं। ज़ाहिरी बात है ये लोग बिग विग्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा होते हैं। छोटा ताजिर तो बेचारा ज़्यादा से ज़्यादा आके नईम मीर साहब को शिकायत लगा देगा, अपनी एसोसिएशन वालों को शिकायत लगा देंगे, लेकिन ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो पावरफुल हैं, वो तो उनके तो फ़ोन नंबर ही उनके पास अपने मुकामी MNA MPA और बड़े अहम सरकारी अफसरान के होते हैं।
तो उनको किस तरह से इस नेट में लाया जाए? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस मुल्क के अंदर थोड़ी दुश्वारी होती है इस काम में। देखिए, अब पाकिस्तान के पास ना चॉइसेस जो है वो बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं। अब हमारा मुल्क जो है वो अब इसका मुतमिल नहीं हो सकता कि कुछ तबकात जो हैं वो तो टैक्स दें और कुछ तबकात जो हैं जो बाअसर हैं उनको, या वो बाअसर होने के साथ साथ जो हैं वो तगड़े भी हैं या बड़े मुनज़्ज़म हैं या वो बदमाशी करते हैं या गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, तो उनके डर और खौफ से रियासत जो है वो अपना तर्ज अमल तब्दील कर ले। तो ये माजी में तो होता रहा, बट अब नहीं हो सकता, बिकॉज आपने देखा कि अब IMF से हमने इस दफा जो कर्जा लिया है उसने हमारी कितनी लकीरें निकलवाई हैं और IMF के साथ जो मुआहदात हुए हैं और जो शराइत हुई हैं उसमें ये तय है कि हर अनटैक्स सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर लाया जाएगा। और अगर हम ये कह रहे हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है तो उसके लिए जरूरी है कि जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो हम इस काबिल हो, हमारा निज़ाम इस काबिल हो कि हम अपने अखराजात का बोझ, अपनी रियासत के अखराजात का बोझ खुद उठाने के काबिल हो। अगर हम उस वक्त भी इस बोझ को उठाने के काबिल नहीं होंगे तो फिर हम IMF के अगले प्रोग्राम पर नजर रखे हुए होंगे और फिर हमें और ज्यादा सख्तियों का और दुश्वारियों का सामना होगा। तो अब पाकिस्तान के पास बड़ी लिमिटेड चॉइसेस हैं और अब रियासत जो है वो इसमें बहुत संजीदा है कि टैक्स टू GDP की शरह जो इस वक्त 9% के करीब है वो 14 से 15% के करीब चली जाए तो पाकिस्तान जो है वो एक खतरे के जोन से, डेंजर जोन से बाहर आ जाएगा और पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ऐसी की जा सकती है जिससे रियासत जो है वो किसी तबके को जो महरूम तबका है वो उसको कुछ सहूलत और आसानी भी दे सके। वरना देखें, इस वक्त जिस IMF के प्रोग्राम के अंदर हम मौजूद हैं ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने कर्ज लिया है और जिन्होंने कर्ज दिया है वो पूरी निगाह रखे हुए हैं कि ये कर्ज की वापसी कैसे होगी और इसमें कोई ऐसी चीज, ऐसा काम हम कर नहीं सकते जिसमें हम अपने लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा फायदा जो है वो ला सकें। तो हमारे पास इसमें जो रेशियो बेस्ड कुछ चैलेंजेस हैं, मैं चाह रहा था वो रेशियो बेस्ड चैलेंजेस आप क्लियर कीजिएगा। वो रेशियो बेस्ड चैलेंजेस ये हैं कि कुछ सिटीज़ हैं जिनका मैं पढ़ रहा था जिनका कलेक्शन उतना नहीं आ रहा। तो मैं कुछ स्टेट करता हूँ आपके सामने। मुल्तान है, उसकी कलेक्शंस इतनी ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है जबकि वहाँ पर बड़ी रिटेल मार्केट्स मौजूद हैं। इसके अलावा गुजरात में मार्केट्स अच्छी हैं, वहाँ पर कुछ इसका रिस्पांस इतना ज़्यादा नहीं है। गुजरांवाला है, ये वो हैं जो कि एरियाज़ ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। और लाहौर तो ज़ाहिरी बात है, फिर उसके बाद फैसलाबाद हो गया और सियालकोट। तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जिनको आउटलाइन किया गया है और वो ज़्यादातर सूबा पंजाब में ही पड़ रहे हैं। बाकी सूबों के अंदर सिर्फ एक शहर पेशावर है। एबटाबाद का भी कोई इतना नंबर मज़ेदार नहीं है। कोयटा के अंदर भी कोई इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो शहर हैं इनके अंदर आपके ख्याल से आपका क्या पैगाम होगा ताजिर तंजीमों से कि वो किस तरह आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें? ये मैंने जो अहम शहर आपको बताएं। देखिए, मेरी बात सुने, जो टैक्स देने का ना किसी का दिल नहीं करता। जी जी जी। और ये पूरी दुनिया में एक ही निजाम है कि टैक्स देना कोई नहीं चाहता, लेकिन असल में टैक्स लेने वाला तगड़ा होना चाहिए और उसके पास जो है लेजिटिमेसी होनी चाहिए और उसके पास जो है रियासत की ताकत और कुव्वत होनी चाहिए जिसका वो निफाज कर सके। आपको मैं मिसाल देता हूँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहले खलीफा बने तो उन्होंने सबसे पहला जहाद उन लोगों के खिलाफ किया जिन्होंने रियासत का टैक्स यानी 2.5% ज़कात देने से इनकार किया। तो उन्होंने कहा तो मैं इनके खिलाफ जहाद करूंगा जो मुझे एक रस्सी का टुकड़ा भी ज़कात की मद में देता था, अगर वो इनकार करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी जहाद करूंगा। तो बात यह है कि रियासत जो है उसको चलाना है, उसके नज़्म व नस्क को आगे बढ़ाना है और हमारी जो तवक्कुआत हैं रियासत से कि रियासत हमें तालीम की सहूलतें दे, रियासत इंफ्रास्ट्रक्चर दे, रियासत जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, रियासत जो है वो हमारे सेहत का ख्याल रखे, रियासत जो है वो एक फलाही रियासत ऐसी बने जहाँ हर वक्त वो हमारे जो है वो आगे पीछे रियासत फिरती रहे। बातें तो हम ऐसी करते हैं ना, लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? ये तब होंगी जब टैक्स टू GDP की शरह जो है वो आपकी 30%, 40% तक हो। ये 9% तक जो टैक्स टू GDP की शरह है, ये तो अगर रियासत अपने आप को ही बचा ले और अपनी बका
कोई कायम रख ले तो ये बहुत बड़ी नहीं, बात लेकिन होती इन लोगों है। को और जो भी हैं, तो जाहिर बात है शहर आपके भाई हैं, दे आर योर मतलब आपके ताजिर भाई भी हैं, आपकी अपनी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस हिसाब से ये इनकी ताजिर तंजीमों के साथ अब कैसे इंटरेक्ट करेंगे? आपने कहा फर्स्ट राउंड में आपको मज़ा नहीं आया, ताजिर तंजीमें आप लोगों के पास उस तरह से नहीं आई, उनका कुछ और जहन में बात थी। मैं कोई सख्त बात तो करता नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के हालात तो बड़ी जल्दी बदल जाते हैं, कब कौन कहाँ इधर आ जाए, मैं ज़रा एहतियात ही करता हूँ। लेकिन बात यह कि अभी फर्स्ट राउंड में आपको मज़ा नहीं आया, तो कम से कम उनको आगे फ्यूचर में किस तरह आप निगोशिएशन टेबल पे लाएंगे? क्योंकि लाना तो उनको निगोशिएशन टेबल पे ही पड़ेगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि टैक्सेस जो होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए मुज़ाकरात नहीं होते। आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या आप पर जब टैक्सेस का निफाज होता है तो क्या आपको बुलाया जाता है, आपसे मशावरत की जाती है, आपसे पूछा जाता है कि आप टैक्स देंगे या नहीं देंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि टैक्सेस के निफाज के वक्त एक आदिलाना निज़ाम होना चाहिए। टैक्सेस जो है वो इम्तियाजी ना हो, किसी एक पर हो तो एक पर ना हो, सब पर टैक्सेस का निफाज होना चाहिए, आमदनों को अनर्थ होना चाहिए और रियासत को इस पर जो है वो पूरी ताकत के साथ ये काम करना चाहिए, ना कि रियासत को अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए कि जी ये मुज़ाकरात करके किसी को मनवा लेंगे, किसी को कायल कर लेंगे। कायल करने से कौन टैक्स देता है? कोई नहीं देता। रियासत जो है वो अपनी 10 मजबूरियां बता देगी तो जिसने टैक्स देना होगा वो अपनी 50 मजबूरियां गिनवा देगा, तो ये तो बात जो है वो कहीं बनेगी नहीं। तो ये जो चीज है, ये रियासत को अपनी रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके ही टैक्स देना होगा, लेकिन अदल और इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रख के लेना होगा और कहीं जुल्म और ज्यादती नहीं करनी होगी। और ये अगर निज़ाम अगर अख्तियार किया जाएगा तो यकीनन टैक्सेस इकट्ठा होंगे। देखें, एक ताजिर का प्रॉब्लम क्या होता है जब वो कारोबार करता है, वो जब कारोबार करने आता है तो वो कहता है कि भाई मैं ये कंपटीशन नहीं कर सकता जब तक कि मैं टैक्स को अवेड ना कर लूं। टैक्स बचाऊंगा तो मेरा सामने का बिकेगा, क्योंकि उसके साथ वाला, उसके दाएं उसके बाएं बैठा ताजिर जो है वो टैक्स अवेड कर रहा है। अब वो अगर नॉर्मल तरीके से कारोबार करेगा तो वो तो कारोबार ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सब पर एक ही कानून जो है वो नाफिज हो, कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा होगा। हर किसी को कारोबार करने के, आजादाना कारोबार करने के मुसावी मौके होंगे और ये वो मुसावी मौके हैं जो FBR ने और रियासत ने प्रोवाइड करने हैं। और ये तब प्रोवाइड होंगे जब सब अपने अपने हिस्से का टैक्स दे रहे होंगे या सबसे अपने अपने हिस्से का टैक्स वसूल किया जा रहा होगा। बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने बयान किया है उस पस मंज़र में, और ज़ाहिरी बात है आप इस वक्त FBR के कोऑर्डिनेटर बराए ताजिर दोस्त स्कीम के अपना मौक़िफ़ भी पेश कर रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।